चलो अब ठीक। अब बताओ पीछे का 5 साम्राज्य। चलो पता है, पूछूं? चलो अकमनी हो गया एक, ठीक, सिकंदर का साम्राज्य, और रोमन साम्राज्य, मौर्य, हान साम्राज्य। ठीक, मौर्य के अंदर 2 और आ गए थे, कौन कौन से आ गए थे? सातवाहन, कुषाण, ये दोनों बड़े बड़े आ गए थे। ठीक, और ये कुषाण। और फिर आगे जब हम धर्म की बात करेंगे तो 5 धर्म कौन कौन से हो जाएंगे? जो और इनको संरक्षण, अकमनी साम्राज्य ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? हाँ, जरथुष्ट्र हो गए। ठीक, और दूसरा सिकंदर ने फिलहाल उनको नहीं दिया था। दूसरा धर्म, हाँ, यहूदी, फिर ईसाई। ठीक है, ब्राह्मण, फिर कन्फ्यूशियस बात। ठीक है, कन्फ्यूशियस बात जो है उसको कौन से साम्राज्य ने? चीन में तो है, लेकिन साम्राज्य कौन से साम्राज्य ने संरक्षण दिया होगा? कल लिखवाया नहीं था मैंने, हान साम्राज्य। ठीक, हान मतलब चीन में हान से हुए, तो हान साम्राज्य ने आगे इनको संरक्षण दिया। फिर ईसाई और इनको, यहूदियों को, मतलब आगे किसी ने संरक्षण दिया था? हाँ, मतलब एक बड़े साम्राज्य ने इनको, हाँ, रोमन। ठीक, उनके फिर नाम भी एक लिख लिए थे, याद रखने की उतनी जरूरत नहीं, लेकिन तब भी रिवाइज मान लो। 2 नाम थे, एक शासक ने क्या करा था, मान्यता दी थी, दूसरे ने राजधर्म घोषित कर दिया था। रिवाइज करो। कॉन्स्टेंटाइन थे पहले, जिन्होंने मान्यता दी थी, फिर दूसरे थियोडोसियन। ठीक है, उन्होंने थियोडोसियन प्रथम, बल्कि उन्होंने क्या करा था, राजधर्म घोषित कर दिया था। ठीक, गर्मी लग रही है? अरे नहीं, उसमें आ रहा है सही से? सही है। चल अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। फिर लिख कहाँ तक दिया था? हान साम्राज्य के बाद में कन्फ्यूशियस बात जो है ना, उसी में चाहे एक लाइन आगे जोड़ लो कि मतलब इस धर्म को या इस विचारधारा को, इस विचारधारा कर लो क्योंकि एक दृष्टिकोण है ये। ठीक है, विचारधारा दृष्टिकोण है जो कन्फ्यूशियस बात है, कोई धर्म वगैरह नहीं चला था, लेकिन इस विचारधारा को हान साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। इस विचारधारा को हान साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ, उसी में लिख लो। फिर आज का हम लोग नेक्स्ट करते हैं, एक लाइन मतलब पीछे की पीछे लिख लो, इस विचारधारा को हान साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक, देखो ना। अब हम लोग बढ़ेंगे मध्यकालीन। अभी तो हमने देखा ना पीछे ना, तो मध्यकालीन विश्व। ठीक, ये एक बड़ी सी हेडिंग बीच में डल जाएगी आपकी। और मध्यकालीन विश्व की जो अवधि मानी जाएगी वो है 5वीं सदी, 5वीं सदी से 14वीं सदी। ठीक है, 14th। ये ध्यान रखना, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कौन से 100 से कौन से 100 तक, मतलब 5वीं सदी का मतलब क्या हुआ? हाँ, 400 वाली जो भी सीरीज चलेगी पूरी, 400 वाली, और यहाँ पर कितने तक की? 1300 तक की। ठीक है, तो ये इनका काल हुआ, इतने में मध्यकाल। अभी तक पीछे जो सब हमने प्राचीन पढ़ा था, ठीक है, लाखों वर्ष से ऐसे करते करते आ गए और यहाँ तक। फिर इसके बाद 14वीं सदी के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 15वीं तो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बात सही है। मध्यकालीन विश्व के बाद आधुनिक, ठीक है, आधुनिक विश्व आ जाएगा। और हम लोग
तो हम लोग पीछे तब मध्यकालीन में देख चुके हैं उससे पहले से रिलेटेड। तो पीछे की 2-3 बातें समझो कि हमने देखा था कि जो रोमन साम्राज्य था, ठीक है, वो 2 भागों में टूट गया था। इधर वाला पूर्वी रोमन साम्राज्य हो गया, ठीक, और इधर वाला पश्चिमी रोमन साम्राज्य। फिर मैंने ये भी बताया था कि किसी एक साम्राज्य को क्या बोलते हैं, बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन किसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वी। बाइजेंटाइन नाम से बताया, पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी। तो ये भी ध्यान रख लेना कि कौन, इसको क्या बोलते हैं, बाइजेंटाइन, ठीक, ये भी बोलते हैं एम्पायर, है ना, एम्पायर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या, इसका अंत हो गया था विघटन। उत्तर से हमने देखा था कि जर्मन आक्रमण आए थे ना, ये पता था। तो जर्मन आक्रमण आए थे, इसका विघटन हो गया था लगभग अंत में 5वीं सदी के अंत तक, ऐसे बताते हैं अंत हो गया था। वो कुछ 400 कुछ ऐसा है एग्जैक्टली, लेकिन 5वीं सदी मोटा मोटा ध्यान रखेंगे तो इनका विघटन हो गया था ये, और आगे 1000 वर्षों तक चले थे। तो 5वीं सदी का मतलब यही है कि लगभग 400 के आसपास, कुछ 400 में चल रहा हूँ, और 1000 आगे मतलब वही 1400 हो गया, पूरा 1000 ऐड करोगे तो 1400 आ जाएगा। तो वही यहीं पे 1400-1300 तक के आसपास की ये साम्राज्य चला था। तो जब इसका विघटन हुआ, यानी कि ये जब कोलैप्स करा, तब मध्यकालीन स्टार्ट हुआ विश्व, ठीक है। इससे पहले क्या चल रहा था, पहले जब ये लोग चल रहे थे तब ज़्यादा प्राचीन चल रहा था, लेकिन जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तब मध्यकालीन विश्व शुरू हुआ। मध्यकालीन विश्व की शुरुआत ऐसे मानी जाती है तब से। और जब इसका विघटन होगा आगे 14वीं सदी में, आगे 1000 वर्षों के बाद, तब कौन सा आधुनिक चालू हो जाएगा, ठीक है, तब आधुनिक विश्व की शुरुआत मानी जाएगी। ये भी ध्यान रखना, अभी हम लोग लिखते तो रहेंगे, एक आध बार लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जब विघटन हुआ तब मध्यकालीन विश्व की शुरुआत मानी जाती है, और पूर्वी रोमन साम्राज्य का जब विघटन हुआ तब आधुनिक विश्व की शुरुआत मानी जाएगी। ऐसे जब हम लोग अब पढ़ेंगे अपने इंडिया में आके, तब भी देखेंगे कि कब से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होगा, कब से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, कब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें भी समय काल बैठा हुआ है। तो ये समय काल की जो सीमा है ये हमारे भारत पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब 5वीं सदी में ऐसा नहीं कि भारत में मध्यकाल चल गया होगा। ये जो मध्यकाल या आधुनिक काल बांटने का समय ना, ये हर देश के काल के हिसाब से अपने अपने हिसाब से लोग बांटते हैं, अपने अपने हिसाब के देश से बढ़ते हैं। मतलब हर देश में सेम नहीं जाएगा कि अगर 1857 के बाद भारत में आधुनिक भारत का इतिहास शुरू माना जाता है, तो हर एक जगह 1857 के बाद नहीं होगा। 1857 में जो क्रांति हुई तो उससे अमूमन मानते हैं कि वहाँ से भारत का आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई थी। उससे पहले मध्यकालीन चल रहा था, वो सब राजा महाराजा गुप्ता पीरियड ये सब वगैरह, उससे पहले प्राचीन वाला चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन विश्व में मतलब क्या क्या व्यवस्था थी। तो मध्यकालीन विश्व में सबसे बड़ी एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य, मतलब अगर कोई पूछे मध्यकालीन विश्व, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन, ठीक, ये चीज़ आ जाएगी दिमाग में। जो बहुत ज़रूरी है भाई लिखवाऊंगा, बाकी तुम्हें अपने हिसाब से कुछ लगे तो नोट करते रहना। विघटन, ठीक, ये हुआ। इसी से अब मध्यकालीन विश्व में सबसे बड़ी चेंज आ, जैसे हमने पीछे हमने कहा था कि चेंज ध्यान रखना, नवपाषाण क्रांति, फिर हमने ध्यान कहा कि आगे श्रम विभाजन, ऐसे वर्ड आए थे। वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखते चलना। तो इसमें मध्यकालीन विश्व में क्या, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ। और सबसे जो इस टाइम एक टर्म चालू इसमें आई, सामंतवाद। कभी सुना है, ठीक, सामंतवाद, ये इसमें स्टार्ट हुआ था, ये ज़रूर ध्यान रखना है। फ्यूडलिज्म बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो सामंतवाद मध्यकालीन विश्व में शुरू हुआ। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या काम होता है, वो हम लोग आगे समझेंगे। यानी कि सामंतवाद का मतलब मोटा मोटा समझो कि जो व्यक्ति है, जन सामान्य, उसकी कोई स्वतंत्रता की वैल्यू नहीं रही एक तरीके से। वो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई अपने स्वतंत्र तरीके से कुछ कर सके। उसके ऊपर सबसे ऊपर जैसे राजा बैठे हुए हैं, ऊपर राजा बैठेंगे, तो ये एक राजा हैं। बहुत जाके नीचे जाके कहीं जन सामान्य आ रहा है, उसके बीच में इतने लोग हैं कि उन लोगों ये पिस जाते हैं, और सारे लोग यही पिसेंगे। कुलीन वर्ग यहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है, और विशेष वर्गधारी मिलेंगे कई सारे की, कुछ अलग अलग विशेष वर्ग से होंगे जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। विशेष अधिकार जिन वर्ग को प्राप्त होंगे तो वो वर्ग भी होंगे। कुलीन ऊपर बैठे होंगे, राजा होंगे, फिर पुरोहित भी हैं बीच में, यहीं पे जो पुरोहित वाले वो उनके पादरी लोग होंगे, वो लोग भी हैं। सारा कुछ टैक्स वैक्स देना होता है इन सबको। राजा को तो वही, राजा को तो टैक्स लेना ही लेना। इन सबको विशेष अधिकार प्राप्त हैं, स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त हैं। ये लोग टैक्स देते ही नहीं थे, सारा टैक्स देते थे ये जन सामान्य लोग, किसान लोग। और उस टाइम ये किसान लोग होते थे। तो ये एक ध्यान रखना, किसान को टर्म बोलते हैं पीजेंट। ये थोड़ा सा साइड में लिख लो कि पीजेंट बोलते हैं किसान को, ठीक, आई थिंक पीजेंट, हाँ। और जो ये कर देते थे,
टाइद, टाइद नाम से कर देते थे, इसे बोलते धार्मिक कर, और टाइल नाम से कर देते टाइल, ये टाइद, ये टाइल, ये दोनों ध्यान में। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा था कि टाइल क्या है टाइद क्या है, तो ये हो गया डायरेक्ट टेक्स्ट, मतलब जो डायरेक्ट टेक्स्ट देना पड़ता था उनको, ठीक है। इसे प्रत्यक्ष कर बोलेंगे हिंदी में, मतलब जो हम लोग टैक्स देते हैं एक तो टैक्स देते हैं हम गवर्नमेंट को, देते ही हैं, तो वैसे उसके टाइम रोमन साम्राज्य में चलता था वो टाइल बोल रहे हैं। और एक जो चर्च होता था वो भी अपनी तरफ से एक कर लगाता था कि आपको हमें भी देना पड़ेगा, मतलब एक कोई किसान है वो बेचारा ये तो दे ही रहा है, उसे संग में ये भी देना पड़ रहा है, वो अलग से देना पड़ा चर्च को, तो उसको बोलेंगे टाइद। कहीं पे था भी रखा मिल जाएगा, टाइथ हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग आई थिंक TITHE इंग्लिश में, तो टाइद भी कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग टाइथ भी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ही ज़्यादा लोग बातें की यहाँ पे, लेकिन टाइल आ जाएगा तो बहुत अंतर नहीं है, तो ल सेम आ जाता है। तो कई बार किसी क्वेश्चन में से आ जाए कि कौन सा धार्मिक कर है कौन सा डायरेक्ट टैक्स, तो ध्यान रखना। और ये किसान लोगों को ही देना पड़ता था, जो नीचे जन सामान्य लोग हैं बेचारे, इन लोगों को देना पड़ता है। ये इन लोगों को लीन लोग, इतने विशेषाधिकार पुरोहित लोग, इनको कोई कर नहीं देना, राजा को कोई कर नहीं देना है, तो ये लोग पिसते थे। इसी की वजह से पता चलता है कि जन सामान्य की इस टाइम स्थिति इतनी बेकार हो गई थी, तभी ये व्यवस्था सामंतवाद एक तरीके से व्यवस्था बोलते हैं कि ये लोग एक ढांचा इनने ऐसा बना लिया था ऊपर से कि मतलब जो नीचे वाला जो व्यक्ति है उसको बिल्कुल निचोड़ देते हैं, तो इसे बोलते हैं सामंतवाद। ये मैं थोड़ा देर कर दूँ, ध्यान रखना, कहीं अगर बीच में आ जाएगा टर्म तो मैं लिखवा दूँ, लेकिन अभी ध्यान आ गया था कि कर देते हैं ऐसा, इनको ये बोलते हैं कि टाइट बोलते हैं। चलिए, तो इसमें एक शुरुआत हुई सामंतवाद की, ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। अब इसमें समझो मोटा मोटा कि एक राजा अगर मान लो होता था, एक लैंड बहुत बड़ी है, ठीक, अगर ये ऐसे कुछ माने, इसको हम लोग 500 एकड़ की ज़मीन मान लें, ठीक, 500 एकड़ की ये ज़मीन है अगर, तो इस पर अगर ऐसे करके हिस्सा बांट दिया जाता था, तो इतनी जो ज़मीन बहुत सारी है, बल्कि और कम, इसका 1/3 भी कर लें, ऐसे मान लो, इतनी तो ज़मीन जो थी ये दे दी जाती थी जन सामान्य को, जो नीचे के किसान होते थे उन वाले व्यक्तियों को दे दी जाती थी। इस 5000 में, इस 500 में से इतना मान लो कि ये 100 या 150 तक ऐसा कुछ मान लो, इसमें से एकड़, बाकी सारी ज़मीन इनके पास, राजा के पास, जो कुलीन वर्ग रहते थे उनके पास रहती थी। अगर 100 दे दोगे तो यहाँ पर 400 हो जाएगी, और बाकी 350 से 400 ऐसे यहाँ के इनके पास रहती थी। इतना मोटा ये अपने पास रखते थे। जन सामान्य क्या करते थे, यहाँ पर खेती करते थे अपने लिए और उगाते थे, कुछ भी खाना उगाया अपना खा लिया। फिर हफ्ता के मतलब हफ्ते में जो 3 दिन बचते थे इसमें करते थे अपने काम, 4 दिन तक यहाँ पे काम करते थे। यहाँ पर जो राजा की ये ज़मीन है, ठीक है, इस राजा की ज़मीन पे काम करते थे, तो इनकी जो खेती वेती होती थी वो सब इनको मिलता ही मिलता था। उसके बाद में कुछ 3 दिन बचे मिलते थे, वो अपने यहाँ पे खेती करते थे, जो इनको ज़मीन दे दी गई, यहाँ पे अपना खाना पीना खाते थे, और इसमें से भी कुछ इनको देते थे कि भाई कोई अच्छी फसल हो गई तो फिर थोड़ा सा दे दिया इनको कि भाई ये भी आप रख लो। मतलब इतनी तरीके से ये बिल्कुल मतलब निचोड़ दिए जाते थे कि ये 4 दिन का जो काम इनके यहाँ कर रहे हैं, और ये 4 दिन का काम बेगारी होगा। जैसे बेगारी का मतलब होता है कि कोई भी पेमेंट नहीं देना है, एक तरीके से आपने काम कराया, इसको इनने काम करा, यहाँ पे आके काम करके चले जाएंगे, कोई पेमेंट नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है, बस काम करो और निकलो, फिर अपने पे अब जाकर काम करो और उसमें से भी हमें दो, ठीक है। उसके बाद भी फिर इन्हें वो भी देना पड़ता, टाइट वगैरह, धार्मिक कर भी अलग सब कुछ देना पड़ता था। मतलब ये लोग जो थे इस टाइम किसान लोग थे, बहुत मतलब इसे कृषि दासता एक टर्म इन्होंने यूज़ करी थी कि मतलब दास जो लोग होते हैं वो तो दास होते हैं, लेकिन कृषि दासता इसमें टर्म चलती थी यूरोप में कि कृषि की भी दासता चलती थी। किसान लोग ऐसे दास बने हुए थे कि अपने स्वतंत्र तरीके से खेती भी नहीं कर सकते थे, अपने तरीके से उगा के खा भी नहीं सकते थे। ये चीज़ थोड़ा सा भी समझे, अभी मैं लिखवा दूंगा अच्छे से। डीमेंस लैंड और मैंस लैंड इनको बोलते थे, तो कृषि दासता ऐसे एक टर्म आई। फिर क्या हुआ, ऐसे बताते हैं कि जो मध्यकालीन विश्व में जो मध्यकाल चला, इसको मध्यकाल भी बोल सकते हैं, तो मध्यकाल चला ऐसे बोलते थे कि मध्यकाल पतन का काल माना जाता था। कि इस काल में क्या हुआ, सामंतवाद हावी हो गया था। सामंतवाद में क्या है कि राजा इस टाइम था, नाम मात्र का राजा रह गया था। मेन काम जो कुलीन वर्ग होते थे ये करते थे। कुलीन वर्ग तो समझ रहे थोड़ा सा, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है और अच्छे से, वो थोड़ा सा राजा साठगांठ करके अपने ऊपर कोई ऊपर स्थापित कर लेता था, फिर नीचे लोग मतलब कर वगैरह चूस के और ऊपर इन लोगों को देते रहते थे, थोड़ा बहुत उनको दिया, थोड़ा अपना खाया। तो ये जो कुलीन वर्ग था, इन्होंने सत्ता हाथ में हथा ली थी, राजा तो नाम मात्र रह गया था ऐसे इस टाइम में।
सामंतवाद का मतलब हो गया कि इनकी इस टाइम राज चल रहा है अच्छे से और जन सामान्य वो पिस रहा है बीच में। जन सामान्य का मतलब उसमें किसान ही आते थे मोटे तौर पर, और मजदूर वगैरह उतने हो नहीं पाते थे क्योंकि फैक्ट्रियाँ वगैरह अभी तक लगी नहीं थी। फैक्ट्रियाँ वगैरह लगेंगी तो फिर मजदूर वर्ग भी एक स्थापित होगा, फिर जब मजदूर वर्ग होगा तभी एक मिडिल क्लास भी जन्म लेगा कि जो मजदूर में से कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा के आ जाते थे, और एक सबसे ऊपर पैसे वाले और ये सबसे नीचे जन मजदूर, इसमें थोड़ा जो पैसा कमा के फिर मिडिल क्लास का ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी मिडिल क्लास भी नहीं है, अभी मजदूर भी ऐसा नहीं है। जब धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ स्थापित होंगी तब ऐसे आएगा, लेकिन अभी अमूमन क्या है, ज़्यादातर खेती होती थी तो किसान वर्ग ज़्यादा रहता था। तो इसमें कुलीन वर्ग ये लोग क्या करते थे, राजा साठगांठ कर ली, नीचे से टैक्स वगैरह लेते, कुछ अपना ले लेते, बदले में राजा को दे देते थे थोड़ा सा कर, और राजा इनको सेना से संरक्षण देता था। और ये उनको क्या करते थे कि इनको जो जन सामान्य लोग हैं इनसे कहते थे कि ठीक है हम आपको संरक्षण देंगे, देते नहीं देते वो उनकी मर्जी रहती थी, लेकिन इन्हें क्या था, टैक्स देना ही देना है, नहीं देना होगा तो फिर अत्याचार वगैरह वो सब होते थे। तो इनको चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ आए, कैसे न कैसे करके टैक्स निपटाना है अपना। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसी काल को बोलते थे कि इस काल में क्या ना कोई तरक्की नहीं हो रही है, मतलब ये इनको बस इनसे टैक्स वसूल रहे हैं, इनको पीट रहे हैं और ये इनको दे रहे हैं बस अपने मतलब ये जो एक बड़ा साम्राज्य अगर कोई भी होगा उस साम्राज्य की कोई एक्स्ट्रा प्रोग्रेस नहीं हो रही, ना कि उसमें कहीं जैसे कोई आविष्कार नहीं हो रहा है, जैसे पीछे वहाँ पे खेती का आविष्कार में क्रांति हो गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ना व्यापार भाग ज़्यादा हो रहा है कि व्यापार से कोई नए नए रास्ते खुलें, वो भी कुछ नहीं, बस आपस में इनको ये लूट रहे हैं, ये इनको दे रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता था कि पतन काल बोला जाता था, ऐसा बोला जाता है कि मध्यकालीन जो हुआ ये पतन का काल बोला गया। और मोटा मोटा 5वीं सदी से लेके 9वीं सदी, 5वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक का काल जो माना गया वो पतन का काल माना गया। कि इस काल में ना पतन का काल ऐसे कुछ लोग उसे वो भी बोलते हैं अंधकार का युग, अंधकार, ये मैं लिखवा भी दूंगा, चलो ये तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अंधकार का युग मतलब इतना जो युग चला ये अंधकार का युग है, इसमें कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई भी नई चीज़ नहीं बनी। तो इसमें हालांकि अंधकार का मतलब ऐसे बोलते हैं कि क्लासिकल कोई भी चीज़ है, अगर जैसे क्लासिकल डांस है, क्लासिकल साहित्य है, क्लासिकल संगीत है, तो उसका कोई भी मतलब प्रोग्रेस ऐसे प्रगति उसमें कहीं भी नहीं देखी गई। कुछ भी इसमें क्लासिकल चीज़ों का इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना कोई गायन हुआ, ना पुराना चल रहा है, ना आगे कोई नई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, खाली बस इधर से लूट रहे हैं, खाली अपनी बस भोग विलासता पूरी कर रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। तो इससे बोला गया, जब इतिहास वगैरह लिखा गया तो इतिहास में ऐसे बोला गया ये 5वीं से मोटे 9वीं सदी वाला आगे 14वीं तक चला, उसके बाद थोड़ा सा ये फिर से उठना चाहा तो हल्के से आगे बढ़े, क्योंकि मतलब विरोध पैदा हुआ नीचे से, क्रांति इन लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो कहना कैसे विरोध पैदा हुआ, फिर सामंतवाद टूटा, फिर धीरे धीरे हम देखेंगे सामंतवाद जब विघटन हुआ आगे पूंजीवाद आएगा, फिर पूंजीवाद आएगा तो फिर बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, वाणिज्यवाद की क्रांति होगी, व्यापारिक क्रांति होगी, वो भी देखेंगे, राजा फिर से पावरफुल हो जाएगा, अभी नाम मात्र का रह गया वो फिर से पावरफुल हो जाएगा, फिर से ये पिसने लगेंगे। मतलब इन लोगों की तो हत्या है ही हर जगह। अब इन लोगों को कई बार आशा की किरण दिखती है कि चलो अब कुछ बदलाव होगा। अभी तक क्या था, अभी तक सामंतवाद थोड़ी ना चल रहा था, अभी तक एक राजा ऊपर बैठा हुआ था, साम्राज्य था, अपने अपना धर्म मान रहे थे, एक साम्राज्य ने स्थापित कर दिया। साम्राज्य कई बार अत्याचार करता था कि हमारी शासक, हमारी मूर्ति पूजा करो हमारे शासक की, तो इतना उन्हें झेलना होता था, कर लेते थे, कभी नहीं कर लेते या कभी वहाँ से भाग लेते थे। लेकिन अब राजा आ गया, कुलीन आ गया, बैरन, नाइट, ऐसे करके बहुत सारे लोग आ गए बीच में, और ये सबसे नीचे आ गए, सबसे नीचे पिस गए, तो ये परेशान हो गए। तभी नहीं लगता था कुछ अब कुछ हो, क्रांति कैसे न कैसे क्रांति हुई, तो पूंजीवाद आया, तब फिर से पिसने लगे। तो ऐसे करके इनको फिर आगे हम लोग काल मार्क्स वगैरह सब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो जन सामान्य है वो बेचारा हमेशा पिसा रहा। पतन का काल ये समझे कि इसमें कोई भी मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, इनसे टैक्स ले रहे हैं, इनको थोड़ा बहुत संरक्षण ये दे रहे हैं, इनको संरक्षण दे रहे हैं, ये इनको टैक्स ऊपर से ले जाकर दे रहे हैं। इस पूरे बड़े साम्राज्य में कोई ऐसी मतलब अनोखी तरक्की नहीं हो रही जिससे आगे विश्व को कुछ मिल सके। जैसे भाई पत्थर बना, पत्थर से आग बनी, विश्व को एक आग का आविष्कार मिल गया, पहिया बना एक मिल गया, यहाँ से इस काल में ऐसा बोला जाता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आविष्कार नहीं हुए या कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं आई कि जो आगे तक काम में आए। ठीक है, तो इसलिए अंधकार का युग इसे बोला गया। और मोटा मोटा 9वीं सदी, उसके बाद में 9वीं सदी के बाद में कुछ क्रांतियाँ होने लगी, 14वीं सदी तक इसको थोड़ा सा उभरने लगे। फिर आधुनिक जब चालू हो जाएगा तो आधुनिक विश्व में कहते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा इसमें उभार देखा गया नई नई चीज़ों के प्रति। तो पूंजीवादी व्यवसाय व्यापारिक क्रांति हुई, तो व्यापारिक क्रांति से क्या हुआ कि व्यापार खुलने गए, नए नए रास्ते खुलने लगे। और वाणिज्यवाद क्रांति हुई तो उससे थोड़ा सा क्या पैसे उसे और ये सब व्यवस्था अच्छी बनने लगी, तो अर्थव्यवस्था वहाँ पे अच्छी चलने लगी एक साम्राज्य की। इसके साथ ही फिर पूंजीवाद थोड़ा पैसों पर ज़्यादा जोर देता था, तो मध्य वर्ग की भी स्थापना हो गई। मध्य वर्ग का मतलब जो थोड़े से मजदूर लोग होते थे उनमें से कुछ पैसे वाले बन जाते, तो मध्य वर्ग की स्थापना हुई। फिर मध्य वर्ग क्या करता था, अपना दिमाग लगाता था थोड़ा बहुत कि वो उसको करना क्या था, फैक्ट्री में एक था रहता था बस, खाली फैक्ट्री में गया, काम कराया और घर में फिर खाली है, उसके बाद उसे कुछ नहीं करना है।
तो वो उसका फिर दिमाग ज़्यादा चलता था, उसे फिर किताबें चाहिए होती हैं ऐसे कुछ पढ़ने के लिए, नोवेल का फिर जो उपन्यास वगैरह ऐसे विकास हुआ था कि उन लोगों को खाली बैठना पड़ा। तो खाली बैठने क्या करेंगे, क्योंकि ना वो जो मध्य वर्ग के लोग हैं, अगर जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनकी दुविधा ये थी कि वो फैक्ट्री है बहुत बड़ी सी, इस फैक्ट्री में वो क्या सुपरवाइज़र मान लो लग गए, कुछ लग गए ऐसे करके, कोई बड़ी अहदे पर, क्योंकि मिडिल क्लास है, मजदूर तो बनेगा नहीं। अब यहाँ मजदूर है, तो ये जो मिडिल क्लास वाला है और ऊपर उनके जो भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वगैरह बैठे हुए हैं, तो जो मिडिल क्लास वाला है वो ना तो इनसे दोस्ती कर सकता है चेयरमैन से, क्योंकि चेयरमैन वगैरह अगर हमसे दोस्ती करेंगे तो फिर इनको फिर इस पर कब्जा नहीं लगा पाएंगे। मतलब ये जो चेयरमैन को कल को इसको ऑर्डर देना पड़ेगा अगर मिडिल क्लास वाले को, तो ऑर्डर देने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए दोस्ती बढ़ाते नहीं थे ज़्यादा, कि दोस्ती बढ़ा देंगे तो ऑर्डर दे नहीं पाएंगे, अगर दोस्ती नहीं होगी तो सीधे ऑर्डर दे पाएंगे कि भाई ऐसा काम करो। और ये फिर इनको इनसे मनाही थी कि तुम इनसे दोस्ती नहीं कर सकते मजदूर लोगों से, अगर तुम मजदूरी कोई लग रही कोई दोस्त बनाओगे तो फिर कल को जब मैं तुम्हें कोई ऑर्डर दूंगा तुम इनको ऑर्डर नहीं दे पाओगे। तो ये पिस जाता था नीचे। मजदूर लोग तो क्या थे, मिल के बहुत सारे मिल के लोग, एक मलिन बस्ती बहुत बड़ी बस्ती होती थी, सब मजदूर ऐसे से रह रहे हैं बस्ती में, तो आपस में एक दूसरे के सब लोग सुख दुख बांट ले रहे हैं। मिडिल क्लास लोग कम लोग थे, बहुत कम लोग थे, क्योंकि ये मतलब अगर ये 1000 लोग हैं मजदूर, तो 1000 में मतलब 10 ही लोग काम एक सुपरवाइज़र बन जाएंगे, 10 लोग 1000 हैंडल कर लेंगे, एक लोग 100 को देख लेगा, और ऊपर से चेयरमैन ऊपर से एक आध बैठते बैठे या 1 से 5 के आसपास बन जाते। तो ये बहुत कम जनसंख्या में थे, इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा था, ऐश्वर्य आराम की तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये लोग चेयरमैन वगैरह और ऊपर के जो मतलब जो डायरेक्टर रहे हैं कंपनी के, वो तो बहुत काम अच्छे से ऐसे उनकी ज़िंदगी चल रही है। ये लोग आपस में इतने सारे लोग मिलकर रहते थे तो इन्हें कोई दुविधा नहीं होती थी। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले रहते थे उनको थोड़ी परेशानी होती थी अपना समय काटने के लिए, तो ऐसे उपन्यास वगैरह इन सब का विकास हुआ। तो उस टाइम कुछ लोगों ने सोचा कि हम ऐसी कुछ चीज़ें लिखें जिनसे इनका समय कटे, तो ऐसे करके ये उपन्यास का विकास भी माना जाता है। इस चीज़ में ये भी ध्यान रखना, वो लिटरेचर का कंसेप्ट था, अभी बीच में ध्यान आ गया तो बता दिया। लेकिन हम लोग ये है हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि हिस्ट्री तो है सब नोवेल का, अगर नोवेल पढ़ेंगे हम लिटरेचर में तो नोवेल कब से शुरू हुआ तो हमने देखेंगे 1800 के आसपास ये सब चीज़ शुरू हो रही हैं, तो उसमें ये हिस्ट्री आ जाती है, इसलिए हमें हिस्ट्री से थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम मध्यकालीन विश्व की एक हेडिंग बनाओ, मध्यकालीन विश्व की हेडिंग बनाने के बाद एक डायग्राम बना देता हूँ, पहले उसको बना लो, ठीक। तो ऐसे लिखो राजनीतिक संरचना, मध्यकालीन विश्व लिखा होगा तो यहाँ पे एक लिखना राजनीतिक संरचना, ठीक। इसके भी 2 पार्ट कर लोगे राजनीतिक संरचना के। क्या लिखो, सामंतवाद और पवित्र रोमन साम्राज्य, सामंतवाद पवित्र रोमन साम्राज्य, ठीक। लिखा ये, फिर सेकंड पे लिखो इस्लाम का उद्भव, इसी काल में इस्लाम का उद्भव हुआ। फिर अर्थव्यवस्था देखेंगे इसमें कैसी है, देखो राजनीतिक संरचना सामंतवाद, राजनीतिक संरचना में सामंतवाद घर कर जाएगा, पवित्र रोमन साम्राज्य, इस्लाम का उद्भव, अर्थव्यवस्था, फिर देखेंगे धर्म, और धर्म में इसमें आ जाएगी यूरोपीय चर्च व्यवस्था, यूरोपीय चर्च व्यवस्था, लिखा, इसमें लिख लो क्षेत्रीय एवं सामंती क्षेत्रीय एवं सामंती व्यवस्था का विकास, क्षेत्रीय एवं सामंती व्यवस्था का विकास, या अर्थव्यवस्था के अंदर ही हम देखेंगे इसको। ठीक है, लिखा। अब हम लोग एक एक करके बाद में इसको हेडिंग डाल के देखेंगे।
अब समझो एक चीज़ ये, अभी तो चलो इसी में समझ जाओगे, नीचे बना लेना है, इसी के नीचे ऐसे करके एक बनाओ कि अगर इसको 1000 एकड़ मान लो, ठीक है, 1000 एकड़ ज़मीन है ये, ठीक, उसमें से ऐसे बांट दो कि 8000, जब 8000 एकड़ ये हो गई, ठीक, और ये हो गए 2000 एकड़, ऐसे करके इनको दे दी। देखो टर्म जो यूज़ होगी, रैयत अगर यूज़ टर्म हो, ठीक है, रैयत, ठीक है, रैयत भी बोलते इसको, तो ये किसानों के लिए यूज़ हो रही, ठीक है, रैयत। और मैंने बताया एक टर्म पीजेंट, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखा मिल जाएगा पीजेंट, तो भी समझना ये भी किसान, और किसान लिखा मिल जाता तो है किसान, ठीक, किसान, पीजेंट, रैयत, ये तीनों शब्द एक ही के लिए यूज़ हो रहे हैं, ये ध्यान रखना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। तो ये ऐसी मैप बना लो कि ये बनाया 8000 एकड़ 2000 एकड़, तो इस वाले को क्या बोलेंगे, डी मेंस लैंड, ठीक है, डी मेंस लैंड जो ज़्यादा वाली है, और ये मेंस मतलब वो मैन वाली जो बात है ना, वही मेंस लैंड, ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी में फिर मैंने बताया कि यहाँ पर क्या करते थे, इस वाले जो एरिया है इसमें रैयत अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, या यहाँ पे छोटा हो जाएगा तो यहाँ लिख दे रहा हूँ रैयत, जो रैयत लोग होते थे या किसान लोग होते थे, किसान अपने लिए, रैयत किसान अपने लिए भरण पोषण करते, भरण पोषण करते थे, ठीक है। और ये कितना है, इसमें 3 दिन यहाँ लिख दे रहे हैं कि 3 दिन, सप्ताह के 3 दिन, ठीक है, सप्ताह के, यहाँ सप्ताह लिख लो, सप्ताह के 3 दिन, सप्ताह के 3 दिन ये यहाँ पर काम करेंगे अपने लिए, ठीक, और सप्ताह के बचे 4 दिन, सप्ताह के 4 दिन लॉर्ड के लिए, यहाँ पे उनको क्या बोलेंगे, लॉर्ड, लॉर्ड के लिए LORD लिख दो, या फिर हिंदी में लिख लो लॉर्ड, ड्यूक भी बोलते हैं, ड्यूक, 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 सप्ताह के 4 दिन ड्यूक या लॉर्ड के लिए, ध्यान रखना मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, बेगार के लिए, बेगार, ये ध्यान रखना, बेगार ध्यान रखना, 10,000 लिख लो, 10,000, अगर 1000 लिखो तो 800 कर लेने से, ठीक है, जहाँ एक जीरो कम हो गया तो 8000 1000 कर लो, 10,000 1000 कर लेंगे तो 800 200 कर लो, रेशियो, ठीक, ये समझ में आया कि यहाँ पे जो टर्म लिखा है ना बेगार, ये ध्यान रखना कि कोई पैसे नहीं मिलते थे यहाँ पे इनके लिए काम करने के लिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, लिखा। और इसी को क्या बोलेंगे, इस पूरे को यहाँ पे नीचे लिख लेना, यहाँ पे दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा ना, ऊपर लिख दूंगा, इसको क्या बोलेंगे, मेनर, मेनर प्रणाली, ये पूरी जो सिस्टम है इसको क्या बोलेंगे, मेनर प्रणाली, ठीक है, मेनर प्रणाली या कृषि दास्ता, जो मैंने बताया ना, कृषि दास्ता, मेनर प्रणाली या कृषि दास्ता, इस पूरे सिस्टम को हमने देखा भी, इसका मतलब क्या हुआ, मेनर प्रणाली या कृषि दास्ता, इसी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ बता दी है कि क्या, कि 3 दिन जो अपने लिए काम करते हैं इसमें से भी कुछ इनको देते हैं, और इस टाइम क्या थे, ये कहीं ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम कहीं बाहर चले जाएं और किसी के लिए काम करें और पैसा हमें मिल जाए, तो ये बंधे हुए थे, बिल्कुल बंधे हुए थे, इसकी दास बन गए थे, और कृषि का काम करना, तो इसे लिए बोलते हैं कृषि दास्ता, ठीक। अब जो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज हो रहे हैं, मेनर के लिए तो मेनर सिस्टम लिख सकते हैं, कृषि दास्ता के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, टेनेंट्स स्लेवरी, ठीक, एक तो वर्ड ये चलता है, फिर और
चलता है सर्फडम। ये मिल कई जगह लिखा मिल जाएगा आपको सर्फडम, SCRFDOM, ठीक, ये भी कई जगह लिखा मिल जाएगा। मेहनत प्रणाली या कृषि दास्ता, कृषि दास्ता को हम क्या बोलेंगे, टेनेंट्स में टेनेंट्स भी होता है, जो हमने मतलब पीजेंट भी बोलते हैं, रैयत भी बोलते हैं, टेनेंट्स भी बोलते हैं किसान को। तो टेनेंट्स, स्लेवरी, कृषि दास्ता या फिर सर्फडम, ये कई जगह वर्ड मिलेगा और कई एग्जाम में सर्फडम नाम से आया भी है। सर्फडम, SCRFDOM, सर्फडम का मतलब क्या हो गया, कृषि लोग, एक तरीके से जो कृषि के लोग हैं वो सब दास की तरह यूज़ करे जाते थे। और रोमन साम्राज्य में, पश्चिम रोमन साम्राज्य में, पूर्वी रोमन साम्राज्य में दासों को बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता था। जैसे ऐसे बोलते हैं कि भारत में भी दासता थी, भारत में भी दास लोग थे, लेकिन ऐसे दास नहीं थे कि वो एक पूरे साम्राज्य के द्वारा बड़े से दास बना लिया था। किसी घरेलू में एक दास रहता था, वो घर का काम करता था सब, उसका बच्चा वही वो दास, अगले मतलब ऐसे उसका दास का बच्चा दास, वो भी इस घर में काम करेगा, ऐसे था। लेकिन ऐसे बहुत बड़े लेवल पे हम उससे कोई काम नहीं करवाया जाता था। लेकिन रोमन साम्राज्य में क्या करते थे, बड़े बड़े लोगों को पकड़ के, दास लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ी सी भूमि पे बांध दिया जाता था, उसमें वही वहीं पे खेती करते थे और वहीं पे उगा के उनको देते थे, और कहीं उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था इस बड़े लेवल पे, बहुत बड़े बड़े लेवल पे। तो उसको ऐसे बोलते थे कि जो यूरोप में, रोमन साम्राज्य वाले में, लैटफुंडिया, नाम थोड़े बहुत ऐसे वैसे मिलेंगे, आगे जब भारत में पढ़ेंगे तो आएंगे अच्छे अच्छे नाम। लैटफुंडिया सिस्टम, ठीक है। लैटफुंडिया सिस्टम में क्या होता था, बहुत सारे, ये थोड़ा साइड में कहीं पे हल्का लिख रहे हैं, लैटफुंडिया सिस्टम, यहाँ लिख रहे हैं बहुत सारे दासों को, ठीक है, बंदी बनाकर काम करवाना। ये हो सकता है कभी, हालांकि वैसे नहीं पूछते, लेकिन कभी अगर बात करेंगे, पूछने क्वेश्चन तो ऐसे पूछेंगे लैटफुंडिया सिस्टम क्या है। तो लैटफुंडिया सिस्टम ये है कि मतलब बहुत बड़े लेवल पे दासों को पकड़ के उनसे काम करवाते थे, और ये सब काम क्या है, बेकार, कोई हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हमारे लिए काम करो और बस अपना जाओ, उसी में थोड़ा बहुत खाना दे दिया, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसे वैसे नहीं देंगे। ठीक, ये जो पूरा हमने डायग्राम बनाया इसको क्या बोलेंगे, मेनर प्रणाली या कृषि दास्ता, उसकी इंग्लिश क्या है, टेनेंट्स, स्लेवरी और सर्फडम, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, लिखा। अब हेडिंग डाल लो, एक बड़ी हेडिंग डालोगे राजनीतिक संरचना, ठीक, उसके अंदर एक सब हेडिंग डालोगे सामंतवाद, थे ना, दो थे, राजनीतिक संरचना, सामंतवाद। पहले हेडिंग डालो राजनीतिक संरचना, अब हम देखेंगे मध्यकालीन विश्व की राजनीतिक संरचना कैसी थी, उसमें एक सब हेडिंग डालोगे सामंतवाद। ठीक, वो सब तो मतलब पीछे बता ही दिया है, या एक लाइन इसी में लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। लिख लो कि पश्चिम रोमन साम्राज्य के विघटन के साथ, लिखना अगर पश्चिम रोमन साम्राज्य तभी लिख लो, यहाँ पे कहीं तो भूल नहीं जाओ, एक ही लाइन लिखनी, पश्चिम रोमन साम्राज्य के विघटन के साथ ही मध्यकालीन विश्व की शुरुआत मानी जाती है। हाँ बराबर, ठीक, अच्छी बात है। तो आगे फिर लिखो, ये सामंतवाद हेडिंग डाली ना, तो लिखो इसमें कि उत्तर से जर्मन आक्रमणों के द्वारा, ठीक है, जर्मन आक्रमणों के द्वारा पश्चिम रोमन साम्राज्य पर एक व्यवस्था कायम की गई।
मतलब ये है कि जर्मन जो आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य पर हमला किया था, तो पश्चिम रोमन साम्राज्य का जो विघटन हुआ तब एक व्यवस्था बनी, मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया। पश्चिम रोमन साम्राज्य पर एक व्यवस्था कायम की, जिसको सामंतवाद के नाम से जानते हैं। मतलब क्या हुआ कि मतलब जो जर्मन आक्रांताएँ थे, वो उन्होंने यहाँ पे आकर आक्रमण किया रोमन साम्राज्य पे। तो फिर जो उसके बाद में एक व्यवस्था जो बनी वहाँ पर, वो व्यवस्था कहलाएगी सामंतवाद को हम देखेंगे। अब इसके अंदर बस खाली समझो कि जो एक व्यवस्था बाद में कायम हुई, कि पहले जैसी व्यवस्था चल रही थी, अब जैसी व्यवस्था कायम हुई, उसको उस व्यवस्था का नाम करा सामंतवाद। ठीक, देखो सामंतवाद की निम्नलिखित विशेषताएं थी। सामंतवाद की निम्नलिखित विशेषताएं थी। देखा ना, तो सबसे पहले तो एक ये लिखो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। नहीं, नंबर 1 विशेषताएं थी, नंबर 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु कौन? सामंतवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं बची थी। और यहाँ से हम लोग जन सामान्य के बारे में बात कर रहे हैं। राजा के पास स्वतंत्रता थी, कुलीन वर्ग के पास स्वतंत्रता थी, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। दूसरा लिखो परंपरावाद अभिजात्यवाद। पितृसत्तात्मक लिखते ना, पितृसत्तात्मक। परंपरावाद, अभिजातवाद, पितृसत्तात्मक आदि व्यवस्थाओं पर बल। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि आगे आप कुछ नया कर पाए, जो पुरानी चीज़ चली आ रही है वही माननी चाहिए। तीसरा लिखो राजा नाम मात्र का प्रधान रह गया। राजा नाम मात्र का प्रधान रह गया। राजा नाम मात्र का प्रधान रह गया। प्रधान का मतलब मेन कौन है? तो राजा बस मेन नाम मात्र के रह गए। राजा नाम मात्र का प्रधान रह गया। राजा नाम मात्र का प्रधान रह गया। ठीक, आगे ब्राह्मण लगा लिखो जनता से इसका प्रत्यक्ष संपर्क टूट गया। जनता से इसका प्रत्यक्ष संपर्क टूट गया, मतलब राजा अब जनता से सीधे बात नहीं कर सकता था, उनके बीच में कुछ लोग आ गए। जनता से इसका प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट, प्रत्यक्ष लिख लो, प्रत्यक्ष कर जो हमने लिखा था अभी, प्रत्यक्ष संपर्क टूट गया था। क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ बिचौलिए आ गए थे। बिचौलिए मतलब इंटरमीडिएटर्स, मध्यस्थ भी बोलते हैं। एक शब्द अच्छा, मध्यस्थ शब्द अच्छा होता है, बिचौलिए थोड़ा वैसा होता है। क्योंकि इन दोनों के बीच, इन दोनों कौन दोनों? राजा और प्रजा के बीच। क्योंकि इन दोनों के बीच मध्यस्थ यानी बिचौलिए, मैंने बोला ना बिचौलिए को ही मध्यस्थ भी बोलेंगे। ठीक है, एक अच्छा शब्द है मध्यस्थ। बिचौलिए थोड़ा बोलते हुए अजीब लगता है। बिचौलिए आ गए थे। अगला लिखो पिरामिड नुमा ढांचा का विकास। पिरामिड होता है ना, पिरामिड, तो पिरामिड नुमा ढांचा का विकास। पिरामिड नुमा
ढांचा का विकास। लिखो लिखो। ये लिखा ढामा और इसी के आगे डैश लगा के बना लो, जैसे सबसे ऊपर राजा होता था। ठीक, ये तो नाम मात्र रह गया। उसके नीचे कौन आ गया, मैं थोड़ा इधर को बना दे रहा हूँ। हाँ, मध्यस्थ, और उनका जो एक टर्म बोलते थे लॉर्ड बोलते। मध्यस्थ लोग, ये जो बीच में जनता आएगी ना उसके नीचे आएगा, लेकिन हम इन दोनों के जो बीच की बिचौली है उनके नाम लिख रहे हैं लॉर्ड। इसको ड्यूक भी बोलते थे। ड्यूक आधा डा बनेगा तो इसलिए नीचे हलंत लगा दिया, ड्यूक। इसके नीचे कौन आ गया, बैरन, बैरेन। और इसके नीचे आ गया नाइट, नाइट। ठीक, राजा। हाँ, ऐसे ही बना लो, मतलब इधर मत कर देना, मैंने थोड़ा बोर्ड के चक्कर में नीचे दिखे ना दिखे इस चक्कर बना दिया। आप सीधे सीधे बना लो, चाहे जिगजैग जिगजैग बना लो, कैसे बना लो, लेकिन सबसे ऊपर राजा रहेगा, उसके नीचे लॉर्ड आएगा, उसके नीचे बैरन आएगा, उसके नीचे नाइट आएगा। यानी कि बस राजा क्या है, अब देखो इतने लोग आ गए, बीच में 3 लोग आ गए। 3 अब लोग नहीं है एक तरीके से, मतलब 3 हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन 3 लोग थोड़ी ना है, बहुत लॉर्ड एक नहीं है, बहुत सारे होंगे लॉर्ड। कई सारे लोगों पर अलग लॉर्ड बने होंगे, जैसे 100 लोगों पे एक नाइट हो गया, ठीक है। 10 नाइट पे एक बैरन हो गया, ऐसे 20 बैरन पे एक लॉर्ड हो गया, और 10 बैरन पे एक लॉर्ड होने के बाद ऐसे कि 10 लॉर्ड के ऊपर एक राजा हो गया। ऐसे करके डिसाइडेड था, मतलब कोई फिक्स भी नहीं था कि इतने एक नाइट के ऊपर इतने, मतलब इतने 50 नाइट हो पाएंगे तभी एक बैरन को दिया जाएगा, तो कोई फिक्स नहीं था। लेकिन ये समझोगे कि एक बड़ी जनता है, उसके ऊपर उनके ऊपर एक उनको दे दिया, ये नाइट को दे दिया, ये तुम्हारे इतना लगा नाइट हो गया, तो एक नाइट ये हो गया यहाँ पे, ऐसी जनता और होगी और होगी, तो ऐसे बहुत सारे नाइट बने। इन तीनों नाइट के ऊपर एक बैरन आ गया मान लिया, ठीक। ऐसे ही वो 3 नाइट और होंगे, उनके नीचे बहुत सारी जनता होगी, तो उन 2 बैरन के ऊपर एक लॉर्ड हो गया, ऐसे मान लिया, तो एक लॉर्ड और होगा, तो इन 2 लॉर्ड के ऊपर एक राजा हो गया। ऐसे करके चल रहा था। तो ये चीज़ समझना है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 2 के ऊपर 3 के ऊपर, लेकिन नीचे क्या होना है, जनता नीचे ऐसे बढ़ गई थी, ऐसे करके इन्होंने बांट दिया था। तो ये समझे, लॉर्ड राजा के नीचे लॉर्ड को ड्यूक बोलते हैं। यही लॉर्ड के ऊपर राजा क्या करता था, राजा के पास जितनी ज़मीन थी सब दे दी इनको लॉर्ड को, राजा के नीचे 10 सेकंड नंबर पे। इसी ने फिर क्या करता था, अपनी भूमि बांट दी, तो थोड़ी भूमि अपने पास रखी, थोड़ी भूमि दे दी उनको रैयत लोगों को, तो वही खेती करवाते थे उनसे 3 दिन। यही लॉर्ड था, इसी पे डीमेंस लैंड और मेंस लैंड होता था। बाकी फिर थोड़ी और भूमि अपनी दे दी बैरन को, मतलब ऐसा नहीं कि इसके पास 1000 एकड़ थी, पूरी 1000 एकड़ जो हमने लिखा, ये 10,000 लिखा था, तो 10,000 में से पूरी 8,000 ऐसे कर दी। इसके पास हो सकती है 20,000 और भी और हो। 10,000 में से जो उन्होंने बांटा उसको मेंस लैंड डीमेंस लैंड बोला, बाकी और भी ज़मीन इसके पास पड़ी है, तो उन्होंने बैरन बना दिया और कर दिया, ये सब कर दिया, उसमें रहते हैं। और जो इसकी ये ज़मीन है इसमें भी कुछ जनता तो है ही, जो डीमेंस लैंड पे जो मेंस लैंड पे जो 3 दिन तक काम कर रहे थे जो रैयत लोग, उन रैयत लोगों के ऊपर भी एक नाइट बैठेगा, उसके ऊपर भी एक नाइट बैठेगा, नाइट के ऊपर बैरन बैठेगा, फिर लॉर्ड की ज़मीन तो वही है, ठीक। ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जनता के ऊपर लॉर्ड नाइट बैरन, ये बदले में बस आपस में क्या करते थे, ये इसको संरक्षण देते थे, ये इनकी सेना, कभी इनको जरूरत पड़ती तो सेना बन के इनके संग चले जाते थे, इनकी मदद कर देते कहीं युद्ध वगैरह जो भी हो रहा है, और ये क्या करते थे कि इनको संरक्षण प्रदान करते, कभी दुविधा आ गई कुछ आ गया तो उसको उनको मदद करना था इनको। ये चीज़ ये इसको मतलब पिरामिड नुमा ऐसे बोला कि पिरामिड थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं पिरामिड नुमा कि जनता तो ज़्यादा होगी यहाँ पे। ये भी समझ लो कि पिरामिड को बोलते, पिरामिड ऐसा बना होता है ना, पिरामिड का शेप, तो जनता तो बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर धीरे धीरे आगे लॉर्ड कम, जो बैरन आएंगे वो थोड़े कम होंगे, नाइट बनेंगे यहाँ पे, बैरन और कम होंगे, लॉर्ड और कम होंगे, राजा अमूमन एक बचेगा यार, ठीक। ऐसे करके बता रहे हैं कि मतलब अगर उल्टा कर देंगे तो ऐसा बताएगा राजा बहुत सारे होंगे, जनता एक ही बची, तो यहाँ पे एक राजा, उसके नीचे लॉर्ड कई सारे, उसके नीचे फिर ये बैरन, उसके नीचे नाइट, और बहुत सारे नीचे जो जनता हो जाएगी, या किसान हो जाएंगे, रैयत हो जाएंगे, या फिर टेनेंट्स हो जाएंगे, पीजेंट बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, सर्वडम वाले लोग। इसीलिए इसको पिरामिड नुमा ढांचा बोल रहे हैं, पिरामिड की तरह बना हुआ है इसलिए बोल रहे हैं। ये भी ध्यान रखना, मतलब कोई कुछ एक पिरामिड नुमा क्या तो सीधे सीधे बना दिया, तो सीधे सीधे का मतलब, हाँ सीधे सीधे का मतलब क्या है, एक ही राजा उसके नीचे बहुत सारे लॉर्ड। लेकिन ध्यान रखना ये मत मिस कर देना कि बैरन को ऊपर पहुँचा दिया, लाइट को नीचे कर दिया, या नाइट को नीचे है ही नीचे, ऊपर नीचे टर्म मत कर देना, सबसे ऊपर राजा लॉर्ड नाइट भी। अब लिखो अगला इसी का जो हमने लिखा ना पिरामिड नुमा ढांचा, इसमें लिखो प्रभुसत्ता कौमा जागीर
एवं संरक्षण पर आधारित पद्धति। मतलब हमने एक अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, जैसे हमने एक लिखा ना पिरामिड ढांचा का विकास, चौथा लिखा था, तो पाँचवा एक पॉइंट लिखो, चौथा लिखा था, 4 पॉइंट हो गए थे, तो पाँचवा पॉइंट लिखोगे क्या, प्रभुसत्ता कौमा जागीर एवं संरक्षण पर आधारित पद्धति। प्रभुसत्ता कौमा जागीर एवं संरक्षण पर आधारित पद्धति। प्रभुसत्ता कौमा जागीर और संरक्षण पर आधारित पद्धति। संरक्षण पर आधारित पद्धति कौन सी पद्धति, सामंतवाद। सामंतवाद में प्रभुसत्ता होगी, जागीर होगा और संरक्षण होगा। अब इससे कुछ समझ रहे हो अपने आप से कि प्रभुसत्ता किसकी होगी, जागीर किसकी होगी, संरक्षण किसका मिलेगा, ये थोड़ा बहुत तो समझ ही जाओगे। जैसे प्रभुसत्ता का मतलब क्या है, सोवेरेनिटी, किसका मालिक हक किसका चलेगा, अधिकार, तो राजा होगा, प्रभुसत्ता उसकी हो जाएगी। मतलब जो ऊपर वाला होगा उसकी प्रभुसत्ता होगी, उसकी कुछ जागीर होगी, कुछ जमीन वगैरह कुछ होगी, वो दे देगा, ठीक, उसके बदले में संरक्षण देगा और वो उसको वहाँ पे से टैक्स वगैरह नीचे से ला के कुछ देगा। तो ये इन तीनों पे आधारित पद्धति थी सामंतवाद। अब इसी में लिखो, इसी वाले पॉइंट में लॉर्ड, देखो इसी वाले पॉइंट में हम लिखेंगे, नीचे अगली लाइन से लिखना लॉर्ड बैरन व नाइट, लॉर्ड कॉमा बैरन, लॉर्ड कॉमा बैरन, थोड़ा तेते लिखना, जल्दी जल्दी लिखना हम जा रहा, लॉर्ड कॉमा बैरन व नाइट सभी, लॉर्ड कॉमा बैरन व नाइट सभी को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता, सभी को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रभुसत्ता कहलाती थी। प्रभुसत्ता का मतलब क्या हो गया कि हम अपने सोवरेन है, अपने काम में सोवरेन है, अपने हिसाब में सोवरेन है, जो भी हमारे पास लैंड है हम उस पर अपने तरीके से काम कर सकते हैं। ऊपर के, अब लिखो अगले विराम लगा के, ऊपर के सामंत के द्वारा नीचे के सामंत को जागीर दी जाती थी। अब हम वही लिखना है जो हमने लिखा, प्रभुसत्ता कौमा जागीर और संरक्षण पर आधारित पद्धति को लिखना है कि प्रभुसत्ता क्या हो गई, प्रभुसत्ता ये होगी, लॉर्ड है, बैरन है, नाइट है, इन सबको अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता थी, ये तो इनकी प्रभुसत्ता कहलाई। अब लिखेंगे, अब अगले लाइन में क्या लिखेंगे, ऊपर के सामंत के द्वारा नीचे के सामंत को जागीर दी जाती थी। ऊपर के सामंत कौन, मतलब जो लॉर्ड के द्वारा दी जाएगी बैरन को, बैरन के द्वारा दी जाएगी नाइट को, नाइट के द्वारा दी जाएगी थोड़ी बहुत जनता को। ऊपर के सामंत के द्वारा नीचे के सामंत को, ऊपर के सामंत के द्वारा नीचे के सामंत को जागीर दी जाती थी, या जो भूमि दी जाती थी उसको जागीर बोलते थे सब कुछ, ठीक। सेमी कॉलन लगा लेते हो, सेमी कॉलन ऐसे ऊपर डॉट लगाया, ये तो बोलते सेमी कॉलन लगा, तो बोलते सेमी कॉलन लगाओ। ऊपर के सामंत के द्वारा नीचे के सामंत को भूमि या फिर जागीर दी जाती थी, ठीक है। देखो बदले में नीचे के सामंत ऊपर के सामंत को सैनिक सेवा प्रदान करते थे। बदले में, अब नीचे के ऊपर के सामंत ने भूमि तो दे दी, अब तुम क्या दो, नीचे वाले लोग क्या दें, तो नीचे के सामंत ऊपर के सामंत को सैनिक सेवा, कि भाई आपको जरूरत पड़ेगी तो हमारे लोग आपके काम में आएंगे। बदले में नीचे के सामंत के द्वारा ऊपर के सामंत को सैनिक सेवा प्रदान की जाती थी। उसी प्रकार ऊपर के सामंत के द्वारा नीचे के सामंत, ऊपर नीचे समझ तो रहे हो, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना। हाँ लिखा था, बदले में नीचे के सामंत के द्वारा ऊपर के सामंत को सैनिक सेवा प्रदान की जाती थी। उसी प्रकार ऊपर के सामंत के द्वारा नीचे के सामंतों को, कंफ्यूज हो रहे ऊपर नीचे में, उसी प्रकार ऊपर के सामंत के द्वारा नीचे के सामंत को सुरक्षा प्रदान की जाती थी, जिसे संरक्षण कहा जाता था। उसी प्रकार ऊपर के सामंत के द्वारा नीचे के सामंत को सुरक्षा प्रदान की जाती थी, जिसे संरक्षण कहा जाता था।
ठीक है, लिखा ना, ये समझिए, नीचे ऊपर नीचे ऊपर वही चीज़ थी कि राजा है, लॉर्ड है, फिर कौन, नाइट, बैरन है और नाइट है। अब ये सामंत बोले जाते थे, सामंत एक टर्म हो गई कि ये सामंत है, ये भी सामंत है, ये भी सामंत है, नीचे तो फिर पिसी हुई जनता है ही। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि प्रभु सत्ता हमने लिखा था एक वर्ड, और जागीर और संरक्षण, यानी कि इन तीनों पे आधारित एक पद्धति है। कौन सी, सामंतवाद। तो सामंतवाद में प्रभु सत्ता क्या कहलाई कि लॉर्ड है, राजा तो राजा है ही, वो नाम मात्र है, इससे मतलब नहीं है। राजा और जनता के बीच में ये तीन लोग आ गए। अब इन तीन लोगों के बारे में पढ़ना है, यही सामंतवाद हुए। ये तीन लोग हैं ना, यही सामंतवाद पद्धति है। वरना ये तो जनता है, ये राजा है, इन दोनों के बीच में ये तीन लोग आ गए फालतू के लोग, इनका कोई काम नहीं जबकि, तो ये लोग जो आ गए, तो इसी की पद्धति है जो प्रभु सत्ता जागीर। अब लॉर्ड, बैरन और नाइट, इनको अपने अपने क्षेत्र में काम करने की स्वतंत्रता थी, उसको प्रभु सत्ता कहेंगे कि भैया हमारी प्रभु सत्ता, हम अपने क्षेत्र में कुछ भी काम करेंगे, आपको तो टैक्स से मतलब, हम टैक्स देंगे आपको ला के, लेकिन हम ऐसा काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर अब जो जागीर क्या कहलाएगी कि अब इन्होंने भूमि दी होगी इसको, थोड़ी सी जो भूमि दी, तो वो इसकी जागीर होगी बैरन की, कि अभी जागीर, हालांकि वो जागीर और ऐसे तो इन्हीं की भूमि है, लेकिन इन्हें दे दी काम करने के लिए, भैया तुम्हें जाओ 1 साल तक के लिए दे दी, इस साल से तुम कितना टैक्स ला के दोगे हमें बताओ, नहीं दोगे फिर किसी और को दे देंगे, तो ये उस हिसाब से काम करेंगे। तो ये जागीर कहलाएगी, जो भूमि दी जाती थी ऊपर के सामंत के द्वारा, नीचे के सामंत को जो भूमि दी जाती थी उसे जागीर कहते हैं। ठीक, अब क्या है, अब नीचे के सामंत क्या करेंगे, ये इसको, तो क्या करेंगे, सैनिक सेवा प्रदान करेंगे कि भाई कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारे लोग आपके काम में आ जाएंगे, आपको कहीं युद्ध करने जाना है इनके साथ में, तो हम आपको भेज देंगे, सैनिक सेवा दे देंगे। तो ये सैनिक सेवा हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, जो ऊपर के सामंत नीचे के सामंत को, अब इनको बैरन को दिक्कत हो गई कि सर वो दूसरा बैरन परेशान कर रहा है, या ऐसा कुछ हो गया, या कुछ हो नहीं पाए, लोग नीचे के लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमें थोड़ी ज़्यादा संरक्षण चाहिए, मतलब नीचे की जनता ने विद्रोह कर दिया, वो हम पे लाठी लेके दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो ऊपर से संरक्षण ये देंगे इनको, तो इनको बचाएंगे कि अगर कहीं को बचाना तो संरक्षण देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब सुरक्षा प्रदान करेंगे तो उसको संरक्षण बोलेंगे। तो प्रभु सत्ता जागीर संरक्षण पर आधारित एक पद्धति थी जिसको हमने सामंतवाद बोला। ठीक, इस सामंतवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति कौन, वो छोटे जनता, ये लोग उनकी स्वतंत्रता का ये शत्रु थे कि इनके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं, नीचे की जनता है इनके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है, यही शत्रु है। परंपरावाद, अभिजात्यवाद, प्रजासत्तात्मक जो पहले चलता आ रहा, वैसे ही कोई नई चीज़ होने नहीं दे रहे हैं कि नई चीज़ हो, कुछ नया विचार करना पड़ा तो नया विचार को आगे आने दो, नहीं जो पहले पुराना चला आ रहा है तो वैसे ही मानते थे ये। तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसी में एक अगला पॉइंट और लिख लो कि सामंतवाद का एक आर्थिक पक्ष भी था, सामंतवाद का एक आर्थिक पक्ष भी था, सामंतवाद का एक आर्थिक पक्ष भी था, और वह था क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विकास, और वह था क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विकास, और वह था क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विकास। और वह था क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा मेनर प्रणाली, मेनर प्रणाली जो हमने लिखा था ना अभी, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा मेनर प्रणाली एवं कृषिदासता, एवं कृषिदासता का अस्तित्व में आना। ये आर्थिक तौर पे हो गया कि मतलब यहाँ से थोड़ा कुछ ना कुछ जो इनको मिलता था वो कहीं ना कहीं व्यापार के तौर पे कुछ ना कुछ काम ऐसे कर सकते थे, इसलिए आर्थिक पक्ष से जोड़ के देख लिया इसको। कृषिदासता का अस्तित्व में आना, अस्तित्व में आना, हाँ मेनर प्रणाली हम पीछे समझ चुके ना। मेनर प्रणाली किसे बोलेंगे कि बड़ा सा एक लैंड का टुकड़ा हो, उसमें डीमेंस लैंड और मेंस लैंड दो होंगे, ध्यान रखना ये सब बातें। ये बात समझ में आ रही है कि पीछे एक बड़ा सा हमने डायग्राम बनाया था, मेंस लैंड डीमेंस लैंड, तो मेनर प्रणाली वही है मेनर प्रणाली। ठीक, डायग्राम पीछे बनाई चुके हैं। अब पहला तो हो गया सामंतवाद, समझ में आ गया, सामंतवाद में कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा क्या था इसमें, पवित्र रोमन साम्राज्य, हेडिंग डाल दूसरी, पवित्र रोमन साम्राज्य। मतलब अभी हमने इसको किसको देखा था, एक राजनीतिक संरचना में चल रहे हैं हम, एक सब हेडिंग कौन सी थी, सामंतवाद, और दूसरी सब हेडिंग कौन सी आ गई इसी के अंदर, पवित्र रोमन साम्राज्य। पवित्र रोमन साम्राज्य, पवित्र क्या हुआ, हाँ पवित्र रोमन साम्राज्य, तेजी से डालो फिर हम इसके अंदर लिखें। चलो फिलहाल ऐसे थोड़ा समझा दूँ फिर और लिख देते हैं। जैसे क्या हुआ, उत्तर से जब वो आए थे ना जर्मन आक्रमण,
ठीक, जर्मन जो आक्रांता अभी बोले आक्रांता, ठीक, जो वो लोग आए थे, उन्होंने क्या करा, ये जो पश्चिम रोमन साम्राज्य इसमें क्या करा, यहीं पे आके बस भी गए वही लोग, अब उन्हें आक्रमण किया, इसका विघटन होगा तो ऐसे बस जाते हैं लोग आगे, तो यहाँ बस भी गए। अब ये बर्बर लोग थे एक तरीके से, मतलब इन्हें कोई लड़ाकू टाइप में थे, कोई ऐसा नहीं था कि नए नए विचार लाना है कुछ करना है, ऐसा मतलब नहीं था, तो बर्बर लड़ाकू थे। तो ऐसे करके यहाँ पे बस गए अलग अलग। कुछ यहाँ पे रोमन वाले लोग भी रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि सबको एक संग मार दिया, और कुछ लोग उसको कबूल कर लेते हैं, ठीक है चलो हम आपके अधिसत्ता स्वीकार कर रहे हैं, हम आपके नीचे रहेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसे रहेंगे। तो कुछ रोमन शासक मतलब रोम के लोग भी यहाँ पे रहे, तो रोम के लोग भी कुछ मिल बांट के इनके साथ रहने लगे, और ये लोग भी मिल के बांट के रहने लगे। तो जो उत्तर जर्मन लोग थे वो थोड़े से लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, तो उनके अंदर ऐसा था लड़ाकू प्रवृत्ति। तो इसी में अभी हम देखेंगे इस्लाम का उद्भव हो चुका था इसी काल में, चल रहा है समकालीन तौर पे। तो इस्लाम की नीति क्या है कि वो अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार करते रहते हैं, ठीक। पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि मतलब इसके बराबर में ही मैंने ऐसे बना दिया, तो इस्लाम का उद्भव भी समकालीन तौर पे कहीं भाई यहाँ यूरोप में ऐसा चल रहा है, इस्लाम का उद्भव भी मक्का मदीना के आसपास वहाँ से होने लगा, फिर धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा। मक्का मदीना से पैगम्बर साथ से शुरू हुआ, हम लोग लिखेंगे तो पढ़ेंगे इसमें। तो फिर बाद में मंगोल और तुर्क लोगों ने भी मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया, तो और बड़ा मतलब उनका साम्राज्य, मंगोलों का साम्राज्य भी इसमें जुड़ गया, और ये लोग लड़ते लड़ते अपने क्षेत्रीय प्रसार भी करते हैं। तो एक दिन आता थे इनसे रोमन साम्राज्य से भी इनकी टकराहट हो गई, ठीक। तब क्या वो धर्म युद्ध चले। अब तक यहाँ तक क्या हो गया था कि जो हमने पीछे देखा था थियोडोसियन प्रथम था, उसने क्या था ईसाई धर्म को अपना राजधर्म घोषित कर लिया था। तो यहाँ पर ईसाई धर्म इनका साम्राज्य बन गया था, रोमन साम्राज्य का। अब रोमन साम्राज्य का धर्म कौन सा हो गया, ईसाई धर्म हो गया, और इनका धर्म हो गया मुस्लिम धर्म हो गया, ठीक। तो मुस्लिम और ईसाई के बीच में जो युद्ध हुए थे उनको बोलते हैं धर्म युद्ध उस टाइम के दौरान, धर्म युद्ध। और हम लिखवा देंगे आगे, लेकिन समझोगे भी क्रूसेड बोलते थे, ठीक। तो इनके बीच में कई सारे युद्ध हुए थे, लंबोटे बोले 3 युद्ध बहुत बड़े माने जाते थे, उनमें से फिर ये अब यहाँ पर जो युद्ध हो रहे हैं इनके, तो इसमें एक शासक जो पहले रोमन का शासक तो था ही, तो उसमें शासक क्या था, अभी इसी में चर्च व्यवस्था भी मान लो, ये जो व्यवस्था हमने मान ली ये चर्च व्यवस्था है, ये चर्च भी है यहाँ पर। तो इनको भी तो कर वो चाहिए था, इन सबको चाहिए था। यहाँ पे बैठे थे पादरी बैठे थे, ठीक है। तो ये पादरी, इनको पोप भी बोलते थे, पोप, ठीक। रोम में जो पादरी होते हैं उनको पोप बोलते हैं। रोम में एक बड़ी चर्च है, चर्च व्यवस्था है, तो उनको वहाँ के लोग पोप बोलते हैं, जैसे फादर बोलते हैं, फादर, पोप, पादरी, ये सब इनके वो डेजिग्नेशन है कि और इतना बड़ा हो जाएगा तो फादर बोलेंगे, एक बोलेंगे कि हम पादरी बोलेंगे, एक को पोप बोलेंगे। पोप सबसे ऊपर है, सबसे कि ईसाई में कुछ भी होता है, कुछ भी चाहे, मतलब रोम में अगर पोप ने कोई बात कह दी तो पूरी ईसाई की वर्ड, ईसाई में जहाँ फैले वो सब बात मानेंगे, तो पोप सबसे ऊपर हो गया, ठीक। फादर एक नीचे के सबसे, किसी भी चर्च में जाओ सबसे नीचे में एक फादर मिल जाएंगे, उससे ऊपर पादरी बन जाएंगे, ऐसे पोप सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इनकी एक तरीके से डेजिग्नेशन है बटी हुई ईसाई धर्मों में। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो शासक, इसमें भी रोमन साम्राज्य में शासक तो होगा एक। अब वो शासक क्या है, अब जैसे इनके मुस्लिम आक्रांता आ रहा है, ये मुस्लिम लोग क्या करते थे कि अपना धर्म कबूल की नीति, धर्मांतरण की नीति करवाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि ये पादरी लोगों को डर लगने लगा एक तरीके से इन सबको भी। तो इन्होंने क्या करा, अभी तक थे कि ये राजा से दूर हटते थे, मतलब राजा जो थे, राजा चाहते थे कि मेरा नियंत्रण हो जनता पे, पोप चाहते थे कि मेरा नियंत्रण हो जनता, पहले आपस में लड़ रहे थे अभी कि ये चाहते थे, राजा चाहते जनता पे मेरा नियंत्रण हो, पोप चाहते थे मेरा नियंत्रण हो। तो इन दोनों में बनती नहीं थी, राजा और इसमें पोप में, तो आपस में रहते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि हमें पता है दुनियादारी कैसी है। क्योंकि इसी में अभी बीच में अभी हम लोग लिखेंगे तो इसमें बीच में आएगा कि जो पोप वाले लोग होते थे, चर्च वाले लोग, वो क्या कहते थे कि जैसे पृथ्वी घूम रही ना सूरज के चारों ओर, तो ये लोग बताते थे कि पोप वाले लोग, इन्होंने अपनी किताब वगैरह ऐसे पढ़ लिया कि ऐसे दिखता है सूरज घूम रहा है चारों तरफ, पृथ्वी नहीं घूम रही है। तो ये कहते थे सूरज घूम रहा है चारों तरफ और पृथ्वी नहीं घूम रही है। उसी में जनता में बीच में एक जदार्नो ब्रूनो नाम से एक व्यक्ति निकले, जदार्नो ब्रूनो ऐसे करके बोलते उनका नाम है। ये है गैलीलियो भी एक हैं, और कोपरनिकस भी हैं, ठीक, और न्यूटन भी आगे आ जाते हैं। कोपरनिकस, ये सब ऐसे लोग थे, इन्होंने बताया, इन्होंने अपनी टेलीस्कोप वगैरह ऐसे करके विकास किया और अपने स्थितियों से, नक्षत्रों से ऐसा वगैरह देख के अंदाज़ा लगाया और कहा कि भाई जो आप बता रहे हैं कि सूरज घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, वो गलत है, बल्कि पृथ्वी घूम रही सूरज के चारों तरफ। ऐसे इन्होंने बताया, किसने, जो जनता में से एक सामान्य लोग में से जदार्नो ब्रूनो टाइप में ऐसे लोग उठे। तो ये क्या कहते थे, पोप इस टाइम इतना हावी था, पोप का मतलब जो अधिसत्ता इतने हावी थी कि वो लोग कहते थे कि इनको मार दिया जाता। जदार्नो ब्रूनो ने एक बार ऐसा बोला तो जदार्नो ब्रूनो को जिंदा जला दिया था सबके सामने कि भैया ये हमारी, मतलब जो ईश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है उसको एक चैलेंज कर रहा है एक व्यक्ति, तो उन्होंने दे दिया था। फिर बाद में गैलीलियो को ऐसे बोला गया था, तो गैलीलियो ने बाद में माफ़ी मांग के वापस ले लिया कि भैया मुझे माफ़ करो, मैंने गलत ऐसा देख लिया, पृथ्वी नहीं घूम रही है, सूरज ही घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, ऐसे करके वो उसने प्राण
प्राण छुटा लिए, लेकिन बाद में वो सोचा था कि आगे कभी ना कभी तो पता चलेगा लोगों को असलियत तो है ये, पृथ्वी ही घूम रही, सूरज तो नहीं घूम रहा चारों तरफ पृथ्वी के। तो आपस में इन दोनों में तनातनी रहती थी। फिर क्या, जब ये लोग आ गए अब इन पर आक्रमण करने लगे तो इनको भी डर लगने लगा, इनको भी इतना डर लगा, तो इन दोनों ने मिल लिया आपस में, ये दोनों मिल गए आपस में, राजा और पोप लोग। ठीक, तो राजा के अब इसमें से एक राजा, मेन पोप तो लड़ते नहीं थे, युद्ध का काम तो इनका ही राजा का। तो इनमें से जो बहुत अच्छे राजा होते थे जो लड़ लेते थे इनसे, कई, क्योंकि युद्ध का मतलब एक दिन थोड़ा चला, कई दिन चला, कई बार युद्ध हुआ, तो जो राजा बहुत अच्छे से लड़ लेते थे और अपने आप को इन सबको बचा लेते थे, उसमें से अल्टीमेटली ये भी बचेंगे। जब ये पूरा ये साम्राज्य संरक्षण होगा तो साम्राज्य में ये भी बचे जाएंगे। तो फिर पोप को लगता था, फिर जो इसमें से एक राजा होते थे तो पोप एक धर्म का ताज उसके ऊपर चढ़ा देते थे उस राजा के ऊपर, कि भैया ये राजा हो गया रोमन साम्राज्य, अभी तक रोमन साम्राज्य था, अब वो क्या हो गया, पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक, यानी कि पवित्र रोमन शासक बोलने लगे उसे अब, कि समझ में आया ना कि रोमन साम्राज्य था ही, उसके शासक तुम थे। जब इन्हें साठगढ़ इन दोनों जुड़ गए तो इन्हें ताजपोशी कर दी, उसकी ताज पहना दी एक शासक जो अच्छे से जीत के आया, तो उसको क्या बोलने लगे, पवित्र रोमन शासक। ठीक, और साम्राज्य को क्या, उस पूरे साम्राज्य को क्या बोलने लगे, अब वो पवित्र हो गया, पोप से जुड़ गया तो पवित्र रोमन साम्राज्य हो गया। समझ आया कि पवित्र रोमन साम्राज्य कैसे बना, कि उत्तर से आए ये लोग मिलकर बांट रहे आपस में, पहले लड़ते रहते थे, फिर ये उसी टाइम में मुस्लिम का इस्लाम का उद्भव हो गया, ये क्षेत्रीय प्रसार की नीति हुई, तो इनके बीच में धर्म युद्ध है, ये सब समझ में आया। लिख लेंगे, लेकिन लिखते वक्त इतना सारा कुछ बोला, इतना सारा तो नहीं लिखेंगे, मेन बातें लिखेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए कि पवित्र रोमन साम्राज्य कैसे बना। ठीक, पहले तो सब था कि रोमन साम्राज्य था, अब पवित्र रोमन साम्राज्य हो गया, हेडिंग डाल लिए, अब लिखो। पश्चिम रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात, पश्चिम रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात पश्चिम रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात विभिन्न जर्मन जातियां, कई जर्मन लोग तो आए थे ना, विभिन्न जर्मन जातियां अलग अलग क्षेत्र में स्थापित हो गई थी। विभिन्न जर्मन जातियां अलग अलग क्षेत्र में स्थापित हो गई थी। इनमें एक फ्रैंको जनजाति ने फ्रैंको लिख लोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही लिखना, फ्रैंको। इनमें एक फ्रैंको जनजाति ने महत्वपूर्ण भूमिका, अगर नहीं लिख पा रहा छोड़ दो, एक मिनट मैं बताता हूँ। इनमें एक फ्रैंको जनजाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंको ऐसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, लिखें फ्रैंको। ठीक है, इनमें एक फ्रैंको जनजाति, ये कौन सी, जर्मन के लोग थे, कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नहीं लिखा, नहीं दिखा, एक ही मात्रा लगेगी ना और वो बिंदी लगा दो। इनमें एक फ्रैंको जनजाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जनजाति का एक मुखिया चार्ल्स मार्टिन ने मुस्लिम सेना को पराजित किया। अब मुस्लिम सेना से चौक मत जाना, मैंने बता दिया कि इस्लाम का उद्भव भी हो गया था और प्रसार कर रहे थे, तो मुस्लिम सेना आके लड़े तो मुस्लिम सेना को पराजित किया। ठीक है, चार्ल्स मार्टिन ने मुस्लिम सेना को पराजित किया। इस कारण इसके वंश की प्रतिष्ठा बढ़ गई। किसके, फ्रैंको वंश की। ठीक है, इस कारण इसके वंश की प्रतिष्ठा बढ़ गई। ये सब लोग समझ तो रहे हो, है ना। चेन समझना, क्योंकि फिर बाद में ये काम में आएगा, ये बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, इसके कारण इस वंश की, जल्दी लिखो अब, जल्दी। इसके कारण इस वंश की प्रतिष्ठा बढ़ गई। फिर बाद में वीडियो में देखना पड़ेगा। फिर इसका वंश कैरोलिंजियन वंश,
कैरोलिंजियन वंश। ठीक है, इसका वंश कैरोलिंजियन वंश कहा गया। किसका? चार्ल्स मार्टिन का। ठीक है, चार्ल्स मार्टिन का जो वंश हो गया कैरोलिंजियन वंश कहा गया। कैरोलिंजियन वंश कहा गया। जल्दी लिखें आप। इस वंश के शासकों ने एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की। बृहद साम्राज्य की स्थापना की। अब उसमें देखना, आगे बढ़ते चले आप। स्थापना की। इस बृहद साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश का एक महान शासक इस वंश का, किस वंश का? कैरोलिंजियन वंश का शार्लमा। इस वंश का एक महान शासक शार्लमा था। इस वंश का, आराम से लिखो, मस्ती नहीं। इस वंश का, वरना दूर दूर बैठोगे फिर। इस वंश का शार्लमा था। उसे रोम के पोप ने पवित्र रोमन साम्राज्य की उपाधि दी। उसे रोम के पोप ने, जो रोम में पोप सबसे ऊपर बैठते थे, वो कहाँ? रोम में बैठते थे। उसे रोम के पोप ने पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी। मैंने बताया ना कि वो करते थे, ताजपोशी ने कर दी। ये बात समझ में आ रही ना? लिख रहे हो, समझ में तो आ रही ना कि पवित्र रोमन साम्राज्य की उपाधि दे दी। कि शार्लमा जो महान शासक था, इसने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा, बहुत युद्ध था, तो पवित्र रोमन साम्राज्य के जो पोप थे, पोप ने इनको ताजपोशी कर दी और उनसे कह दिया कि भाई आप इस पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट बन गए। ठीक है, तो पवित्र रोमन साम्राज्य की उपाधि दी, इसलिए उसका साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य कहा गया। ठीक है।